हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लासेज में स्वागत है। और हम आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक रहेगा इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेटर एंड क्रिटिसिज्म ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेटर। यानी इस वीडियो के अंदर हम जो है दो सब टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जो त्वरक का सिद्धांत है उसका महत्व क्या है, और उसके बाद जो है त्वरक का सिद्धांत है उसकी आलोचना जो है हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले हम त्वरक के बारे में जानते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस के अंदर भी देखा है कि त्वरक जो होता है वो परिवर्तन की दर को दिखाता है। अब परिवर्तन की दर किस किस के बीच में? ये परिवर्तन की दर जो है वो आय में होने वाले परिवर्तन के कारण निवेश में जो परिवर्तन आता है, जिस दर से निवेश में परिवर्तन आता है उसी दर को हम जो है वो त्वरक कहते हैं। और ये जो है कैपिटल आउटपुट रेशियो पर निर्भर करता है। तो त्वरक जो होता है उसकी वैल्यू हमेशा कैपिटल आउटपुट रेशियो के बराबर होती है। और त्वरक का फार्मूला जो है वो W इज इक्वल टू डेल्टा के अपॉन डेल्टा वाई। यानी W का मतलब यहाँ पर त्वरक त्वरक का मूल्य जो होता है वो आय में होने वाले परिवर्तन के कारण पूंजी या निवेश में होने वाले परिवर्तन का अनुपात है। अब हम इसका महत्व है वो देखते हैं। त्वरक का जो सिद्धांत है वो अर्थशास्त्र के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और इसका जो महत्व है वो काफ़ी अधिक है। इसका जो महत्व है उसको स्पष्ट करने के लिए हम जो है इसके दो तीन बिंदुओं को डिस्कस करते हैं। और हमारा जो पहला बिंदु है वो है निवेश में होने वाले तीव्र परिवर्तन का ज्ञान। अक्सर हम ये देखते हैं कि पूंजीगत वस्तुओं के अंदर जो परिवर्तन होता है या पूंजीगत वस्तुओं में जो वृद्धि होती है वो उपभोक्ता वस्तुओं की तुलना में बहुत ही ज़्यादा होती है। अब पूंजीगत वस्तुओं में ज़्यादा वृद्धि क्यों होती है वो हमें त्वरक से पता चलता है, क्योंकि त्वरक क्या कहता है कि उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में जिस दर से परिवर्तन होता है उसके मुकाबले हमें जो है अधिक निवेश करना पड़ता है। यानी पूंजीगत वस्तुओं की जो मात्रा है वो उपभोक्ता वस्तुओं की मात्रा से कई गुना ज़्यादा बढ़ती है। तो इसीलिए हमेशा ही जो पूंजीगत वस्तुओं के ऊपर जो व्यय किया जाता है वो उपभोक्ता वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जितनी भी उपभोक्ता वस्तुओं की मांग बढ़ती है, अब उस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए हमें जो है उस मांग की तुलना के अंदर अधिक निवेश करना पड़ता है ताकि उस मांग को पूरा किया जा सके। तो जितनी उपभोक्ता वस्तुओं की मांग बढ़ती है उसकी तुलना में जब हम निवेश अधिक करेंगे, इससे जो है पूंजीगत वस्तुओं की जो मात्रा है उसमें जो है निवेश की तुलना में मांग की तो उपभोक्ता वस्तुओं की मांग की तुलना में ज़्यादा वृद्धि होगी। नेक्स्ट है व्यापार चक्र की व्याख्या। एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के अंदर जो है व्यापार चक्र आते रहते हैं। यानी मंदी और तेजी के जो दौर आते हैं उसको हम जो व्यापार चक्र कहते हैं। और व्यापार चक्र जो होता है उसको समझने में जो है त्वरक काफ़ी मदद करता है। सैमुअल्सन ने और हिक्स ने अपने सिद्धांत के अंदर बताया था कि भी किस प्रकार से जो है गुणक और त्वरक एक साथ जो है एक्टिव होते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप जो है अर्थव्यवस्था के अंदर जो व्यापार चक्र आता है। तो इसमें बताया गया है कि जब तेजी की अवस्था होती है उस समय जो होता है वो त्वरक जो है तेजी से काम करता है, और एक सीमा के बाद जो है निवेश के अंदर कमी होने से जो है ऊपर का मोड़ बिंदु बनता है। इसी प्रकार से जब अर्थव्यवस्था नीचे की तरफ आने लगती है तो नीचे का जो मोड़ बिंदु होता है वो गुणक के कारण बनता है कि हम जो निवेश करते हैं उस निवेश के परिणाम स्वरूप आय में ज़्यादा वृद्धि होती है, और आय में ज़्यादा वृद्धि होगी उसके कारण अर्थव्यवस्था दोबारा से ऊपर की तरफ आने लगती है। तो इस प्रकार गुणक और त्वरक की सहायता से हम जो है व्यापार चक्र को समझने में कामयाब होते हैं। इसके बाद विकास के सिद्धांत का आधार। त्वरक का जो सिद्धांत जो है वो विकास के सिद्धांतों के अंदर भी प्रयोग किया जाता है। हेरड ने अपने जो विकास का सिद्धांत दिया था, हेरड और डोमर का जो विकास का सिद्धांत है वो काफ़ी फेमस जो है थ्योरी है। तो उसके अंदर इन्होंने बताया था कि भी कोई भी जो अर्थव्यवस्था होती है, विशेष रूप से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, वो एक विकास की ऐसी दर प्राप्त करना चाहती है जो संतुलित होने के साथ साथ स्थिर भी हो। और हेरड ने बताया था कि भी ये जो विकास की दर है ये तभी प्राप्त हो सकेगी जब हम एक निश्चित मात्रा में निवेश करेंगे, और ये जो निवेश का स्तर है
जो अर्थव्यवस्था के अंदर संतुलन लेकर के आता है और विकास की दर को स्थिर करता है, वो जो है निवेश गुणक और त्वरक के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। यानी गुणक और त्वरक के मूल्य के बराबर अगर हम निवेश करते हैं तो अर्थव्यवस्था जो होती है वो एक स्थिर दर से आगे बढ़ने लगती है। तो इस प्रकार विकास के सिद्धांत को समझने में भी जो है त्वरक का सिद्धांत जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इन सभी बिंदुओं से जो है त्वरक का जो महत्व है वो स्पष्ट होता है। दूसरा, आय प्रजनन की जानकारी। निवेश में जब परिवर्तन होता है तो उसके कारण आय और रोजगार है उसके स्तर में वृद्धि होती है और उसको बढ़ा करके हम जो है पूर्ण रोजगार के स्तर पर ले जा सकते हैं। लेकिन ये बात तो जो है गुणक में भी बताई गई थी। लेकिन जब हम त्वरक की बात करते हैं तो त्वरक के अंदर जो है आय प्रजनन की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी तेज होती है गुणक के मुकाबले। तो अगर आय प्रजनन की प्रक्रिया तेज होगी तो उसके कारण जो है पूर्ण रोजगार के स्तर पर पहुंचने में कम समय लगेगा। यानी बहुत ही कम समय के अंदर त्वरक की सहायता से अर्थव्यवस्था जब पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त कर सकती है। क्योंकि त्वरक जब एक्टिव होता है तो उस समय जो है आय प्रजनन की प्रक्रिया जब उसमें तेजी आती है। अब हम इसकी आलोचना करते हैं त्वरक के सिद्धांत की। त्वरक का जो सिद्धांत है वो व्यापार चक्र को समझने में भी मदद करता है। आय प्रजनन के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है, विकास के सिद्धांत का भी आधार है। लेकिन फिर भी ये सिद्धांत है ये भी कमियों से अछूता नहीं है और इसकी जो कमियां हैं उन कमियों की वजह से जो है नॉक्स ने, हट्स ने, टिनबर्जन ने जो है इसकी आलोचना की है। इसकी आलोचना को हम जो है एक-एक पॉइंट के माध्यम से जो है डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है स्थिर पूंजी उत्पाद अनुपात की अवास्तविक मान्यता और ज़्यादातर इसकी जो आलोचनाएँ हैं वो इसकी मान्यताओं की वजह से हुई है। क्योंकि जब इस ये सिद्धांत दिया गया तो इसके अंदर जो अजम्पशन ली गई वो कुछ अजम्पशन जो थी वो अनरियल थी। तो सबसे पहले है इसके अंदर कि त्वरक के सिद्धांत के अंदर जो कैपिटल आउटपुट रेशियो यानी पूंजी उत्पाद अनुपात को स्थिर माना गया है। लेकिन हम ये देखते हैं कि भी इसमें जो है लगातार बदलाव आता रहता है और बदलाव अल्पकाल में भी दीर्घकाल में भी हो सकता है और अल्पकाल में भी अगर इसमें बदलाव ना हो तो भी किस प्रकार से जो है COR चेंज होता है वो हम देखते हैं। दीर्घकाल में तकनीक में लगातार परिवर्तन आता रहता है और टेक्नोलॉजी क्योंकि कैपिटल आउटपुट रेशियो जो होता है वो तकनीक पर निर्भर करता है। अगर तकनीक में सुधार होता है तो कैपिटल आउटपुट रेशियो कम होगा। अगर तकनीक जो है पहले से बेहतर नहीं होती है तो उससे कैपिटल आउटपुट रेशियो बढ़ सकता है। तो इस प्रकार दीर्घकाल में क्योंकि तकनीक स्थिर नहीं रहती इसलिए कैपिटल आउटपुट रेशियो जो होता है उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। दूसरा, अगर हम अल्पकाल की बात करें, अल्पकाल के अंदर जो होता है अलग-अलग प्रकार के उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में परिवर्तन आता है। जैसे मान लीजिए एक तो हम गेहूँ का प्रोडक्शन कर रहे हैं और दूसरा उपभोक्ता वस्तुएँ जो उसके अंदर फ्रिज है या कार है। तो अब देखिए सभी प्रकार की जो उपभोक्ता वस्तुएँ होती है उनमें कैपिटल आउटपुट रेशियो जो होता है अलग-अलग होता है। जैसे गेहूँ का कैपिटल आउटपुट रेशियो अलग होगा, कार है उसका कैपिटल आउटपुट रेशियो अलग होगा, रेफ्रिजरेटर है उसका कैपिटल आउटपुट रेशियो अलग होगा। तो इस प्रकार जब अलग-अलग वस्तुओं की माँग में परिवर्तन आता है तो उसकी वजह से जो है कैपिटल आउटपुट रेशियो अल्पकाल में भी परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों के अंदर ही जो है कैपिटल आउटपुट रेशियो जो होता है वो स्थिर नहीं रहता। दूसरा, अतिरिक्त क्षमता न होने की मान्यता। त्वरक के सिद्धांत के अंदर ये माना गया है कि भी उपभोक्ता जो उद्योग होते हैं उनके अंदर अतिरिक्त क्षमता नहीं होती। यानी प्रत्येक फर्म जो होती है अपनी पूर्ण उत्पादन क्षमता तक उत्पादन कर रही होती है। लेकिन अगर हम वास्तव में देखें तो ज़्यादातर फर्में जो होती है अपनी पूर्ण क्षमता से कम ही उत्पादन कर रही होती है। तो ऐसी अवस्था के अंदर जब कभी भी मांग बढ़ेगी तो फर्म अपनी जो है पुरानी कैपेसिटी से ही प्रोडक्शन को बढ़ा करके उत्पादन को बढ़ा करके जो है मांग को पूरा कर सकती है। ऐसे में जैसा कि त्वरक में माना गया कि मांग के बढ़ने पर निवेश बढ़ेगा, तो बिना निवेश को बढ़ाए ही हम जो है उन्हीं उसी क्षमता का प्रयोग करते हुए मांग को पूरा कर सकते हैं, जिससे जो है गुणक क्रियाशील नहीं होगा। दूसरी ओर यदि उत्पादन क्षमता नहीं भी है, मान लीजिए कि भी प्रत्येक फर्म जो होती है पूर्ण उत्पादन क्षमता तक काम कर रही होती है, तो भी नया निवेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि मांग में स्थायी रूप से वृद्धि ना हो। क्योंकि अगर टेम्परेरी मांग बढ़ती है तो कोई भी प्रोड्यूसर जो होता है वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं होगा। ऐसे में जो है नया निवेश नहीं किया जाएगा।
नेक्स्ट है निवेश में वृद्धि COR के अनुसार नहीं होती। त्वरक के सिद्धांत के अंदर ये माना गया है कि भाई आय में वृद्धि होने से निवेश के अंदर जो वृद्धि होगी वो कैपिटल आउटपुट रेशियो के अनुसार होगी। जैसा जब हम त्वरक की परिभाषा करते हैं तो उसमें भी ये भी आता है कि भाई त्वरक का मूल्य जो होता है कैपिटल आउटपुट रेशियो के बराबर होता है। किंतु कई बार जो होता है उत्पादक जो होता है मांग की तुलना में अधिक मात्रा में पूंजीगत वस्तुएं खरीद लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि भी एक जो है दरियों की मांग बढ़ती है तो उसमें केवल एक करके को खरीद करके ही हम जो उस मांग को पूरा कर सकते हैं। लेकिन कई बार प्रोड्यूसर क्या होता है कि भी ये सोचता है कि भी अगर हम एक ही करगा लगाते हैं तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आती है, इसलिए हम जो है पैमाने की बचतें प्राप्त करने के लिए 2, 3, 4 करके खरीद लेते हैं। तो इससे मांग की तुलना के अंदर जो है निवेश अधिक कर दिया गया तो कैपिटल आउटपुट रेशियो के अनुसार जो है निवेश नहीं बढ़ा। दूसरी ओर जब अधिक मात्रा में निवेश कर दिया गया जितनी ज़रूरत नहीं थी, तो उससे जब अधिक मात्रा में निवेश होगा तो आने वाले समय में जब माँग बढ़ेगी, तो उस माँग को पूरा करने के लिए नया निवेश करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि पहले से उन्होंने पूंजीगत पदार्थ अधिक मात्रा में खरीद करके रख रखे हैं। तो इस अवस्था के अंदर भी जो है माँग के बढ़ने पर निवेश उतना नहीं किया जाएगा जितना करने की आवश्यकता कैपिटल आउटपुट रेशियो के अनुसार है। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि भी एक जो निवेशक होता है वो ज़रूरी नहीं कि भी माँग के अनुसार ही निवेश करे। वो माँग से कम भी निवेश कर सकता है और माँग से अधिक भी निवेश कर सकता है। इसलिए गुणक का मूल्य जो होता है कैपिटल आउटपुट रेशियो के बराबर नहीं होता। नेक्स्ट है उत्पादन के साधनों की पूर्ति बेलोसदार होती है। त्वरक के सिद्धांत के अंदर ये माना गया है कि भी उत्पादन के जो साधन होते हैं उन साधनों की पूर्ति पूर्णतया लोचदार होती है। इसलिए जब कभी भी पूंजीगत वस्तुओं की मांग बढ़ेगी तो तुरंत उसकी पूर्ति बढ़ा दी जाएगी। यानी मशीनों की डिमांड बढ़ने पर, क्योंकि निवेश जो किया जाएगा मशीनों पर ही किया जाएगा, पूंजीगत पदार्थों पर ही किया जाएगा, तो पूंजीगत पदार्थों पर इन्वेस्टमेंट जो है अ, करने के लिए जब पूंजीगत पदार्थों की मांग बढ़ती है तो उसकी पूर्ति तुरंत कर दी जाती है, क्योंकि उत्पादन के सारे साधन पूर्णतः लोचदार है। लेकिन वास्तव में उत्पादन के जो साधन होते हैं उन साधनों की जो पूर्ति होती है वो बेलोचदार होती है, और बेलोचदार पूर्ति होने के कारण पूंजीगत वस्तुओं की पूर्ति जो होती है वो मांग की तुलना में कम रह जाती है, जिससे जितना निवेश होना चाहिए उतना निवेश हो नहीं पाता। क्योंकि जितनी मशीनों की आवश्यकता है पूंजीगत वस्तु मशीनों की, उतनी मशीनें जो है वो प्रोडक्शन में नहीं है। इसलिए निवेश जो होता है वो जितना होना चाहिए उसके मुकाबले वास्तव में कम रह जाता है, जिससे त्वरक जो है उसका मूल्य कैपिटल आउटपुट रेशियो के बराबर नहीं हो पाता। नेक्स्ट यांत्रिक सिद्धांत। अब यांत्रिक सिद्धांत का मतलब ये होता है कि भी एक निश्चित अनुपात के अंदर ही परिवर्तन होगा। तो त्वरक के अनुसार जो है हमेशा ही मांग के बढ़ने पर निवेश कैपिटल आउटपुट रेशियो के अनुसार ही होगा। इसका मतलब निवेश संबंधी निर्णय जो होते हैं वो केवल कैपिटल आउटपुट रेशियो पर निर्भर करते हैं। लेकिन ये जो है निवेश की एक साधारण सी व्याख्या है। वास्तव में निवेश के से संबंधित जो निर्णय होते हैं वो बहुत ही सोच समझ करके निवेशकों के द्वारा लिए जाते हैं, और निवेश के जो निर्णय होते हैं वो केवल कैपिटल आउटपुट रेशियो पर ही निर्भर नहीं करते, बल्कि अन्य बहुत सारे जो मौद्रिक और जो राजकोषीय तत्व होते हैं, जो परिस्थितियां होती है, उनके ऊपर जो है निर्भर करते हैं। तो इस प्रकार ये जो त्वरक का सिद्धांत है ये जिस तरीके से निवेश के निर्णय की व्याख्या करता है वो सही नहीं है। वो जो है एक बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीका है कि भी निवेश के निर्णय किस प्रकार किए जाते हैं। तो कोई भी निवेशक जो होता है वो निवेश का निर्णय केवल कैपिटल आउटपुट रेशियो को ध्यान में रखकर ही नहीं करता, बल्कि ये भी देखेगा कि उसमें प्रॉफिट की कितनी संभावना है, भविष्य में मांग का क्या स्तर रहने की संभावना है, सरकार की राजकोषीय नीति क्या है, सरकार की मौद्रिक नीति क्या है। तो इन सभी के ऊपर जो वो निवेश जो वो निर्भर करता है। आगे अल्पकाल में लागू होना। त्वरक का सिद्धांत जो होता है केवल अल्पकाल में लागू हो सकता है, क्योंकि त्वरक में ये माना गया है कि भी कैपिटल आउटपुट रेशियो जो कांस्टेंट रहता है। लेकिन दीर्घकाल में जो कैपिटल आउटपुट रेशियो कांस्टेंट नहीं होगा, इसलिए दीर्घकाल के अंदर जो त्वरक का सिद्धांत लागू नहीं होता। नेक्स्ट है सीमित प्रयोग। त्वरक के सिद्धांत का प्रयोग काफ़ी सीमित है। इसका प्रयोग तभी किया जा सकता है जब मांग के बढ़ने पर निवेश बढ़ता है। लेकिन जब कभी भी मांग के कम होती है तो मांग के कम होने की अवस्था के अंदर जो है ये उतना तेजी से कार्य नहीं करता, क्योंकि मांग के कम होने पर इन्वेस्टमेंट पहले वाला कम होना चाहिए। लेकिन क्योंकि जो मशीनें लगाई जा चुकी है उस इन्वेस्टमेंट को डिसइन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना जो है काफ़ी
जो है वो समय खर्च करने वाला और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसलिए ये फॉरवर्ड जो इफ़ेक्ट होता है ये काफ़ी अच्छे तरीके से कार्य करता है, लेकिन बैकवर्ड इफ़ेक्ट जो है उतना प्रभावशाली नहीं होता। दूसरा, त्वरक का जो सिद्धांत जो होता है ऊपरी मोड़ बिंदु की तो व्याख्या करता है, क्योंकि ऊपरी मोड़ बिंदु जो होता है मांग के बढ़ने के ऊपर निवेश के बढ़ने से आता है, लेकिन निचला मोड़ बिंदु जो होता है वो उसकी व्याख्या नहीं कर पाता, यानी मंदी की अवस्था की व्याख्या नहीं कर पाता। मौद्रिक और राजकोषीय नीतियां, निवेश केवल जो है त्वरक पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि यह जो सरकार की मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों पर भी निर्भर करता है। अगर सरकार सस्ती मौद्रिक नीति अपनाती है तो उसकी वजह से जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। और दूसरा, अगर सरकार जो है विस्तारवादी जो है मौद्रिक नीति अपनाती है तो उससे भी जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। दूसरा, सरकार जो है राजकोषीय नीति के अंदर अगर करों की दर कम करती है, सब्सिडी को बढ़ाती है, तो उसकी वजह से भी जो है इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ता है। तो इस प्रकार सरकार की राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां होती है वो भी इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करती है। साख की पूर्ति, त्वरक के अंदर ये माना गया है कि वित्त या साख की पूर्ति जो होती है पूर्णतः लोचदार होती है। यानी कोई भी निवेशक जब भी निवेश करना चाहता है तो उसको जो है वित्त हमेशा उपलब्ध रहेगा। लेकिन वास्तव में जो है किसी भी अर्थव्यवस्था में आप देख लीजिए, धन की जो पूर्ति होती है वो पूर्णतः बेलोचदार है। जो पूर्ति जो होती है वो पूर्णतः लोचदार नहीं होती, बल्कि पूर्ति बेलोचदार होती है। इसलिए धन की कमी की वजह से जो है इन्वेस्टमेंट उतना नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। नेक्स्ट, पूंजीगत उद्योगों में स्थिर प्रतिफल की मान्यता। त्वरक के सिद्धांत के अंदर जो ये मान्यता ली गई है कि जो पूंजीगत उद्योग है, यानी जो मशीनों का प्रोडक्शन करने वाली इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री के अंदर जो है स्थिर प्रतिफल लागू होते हैं। यानी प्रोडक्शन चाहे जितना भी बढ़ाया जाए, लागतों में वृद्धि नहीं होगी और एक स्थिर लागत के ऊपर जो है उत्पादन किया जाएगा। लेकिन ये स्थिति जो है हमेशा नहीं रहती। वास्तव में हमेशा जो अल्टीमेट जो सिचुएशन आती है वो यही आती है कि भी अर्थव्यवस्था के अंदर जो घटते प्रतिफल प्राप्त होंगे। तो जब घटते प्रतिफल प्राप्त होने लगेंगे तो उसकी वजह से जो है कैपिटल आउटपुट रेशियो जो उसमें परिवर्तन होगा, और कैपिटल आउटपुट रेशियो में परिवर्तन होने के कारण जो है त्वरक प्रभावित होगा, या त्वरक का सिद्धांत जो है उतने अच्छे से लागू नहीं होगा। इसके साथ अपना जो ये टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।